गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 30 अगस्त। तो 30 अगस्त से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर करंट अफेयर से जुड़ी हुई डिटेल्स इस वीडियो में बताई गई है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही 29 अगस्त के करंट अफेयर का रिवीजन और लास्ट में मेरे द्वारा इसमें क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। साथ ही वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 30 अगस्त की मुख्य हाईलाइट जान लेते हैं क्या हैं। तो फर्स्ट है हमारा, किस राज्य ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश ब्रिक्स गेम 2021 की मेजबानी करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है। नेक्स्ट है, किस मंत्री द्वारा चुनौती एक अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की गई है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत में सोलर एनर्जी उत्पादन में अग्रणी बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। चलिए अब हम 29 अगस्त के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किसके प्रशिक्षण के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये किया है DGNCC के लिए। नेक्स्ट है, किसने गनिंग फॉर द गॉडमैन किताब लिखी है। तो ये लिखी है अजय पाल लांबा ने। नेक्स्ट, चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों के दौरान मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए प्रति माह औसत आय लगभग कितनी थी। तो ये थी 1000 रुपये। नेक्स्ट है, किसने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक एक किताब का विमोचन किया है। तो ये किया है मनोज मुकुंद नरवणे ने। नेक्स्ट, कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्यों को भसान चार द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। तो वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने साल 2021 में डीजल गाड़ी बंद करने का फैसला लिया है। तो ये है बिहार। नेक्स्ट, जार बम जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस देश द्वारा विकसित किया गया था। तो ये किया गया था रूस के द्वारा, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट है, किसने वर्ष 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है लुकास रिजनेवेल्ड ने। नेक्स्ट, किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा के उपयोग को शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है। तो वो है ICICI बैंक। नेक्स्ट है, दिल्ली दंगा 2020 द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये हैं मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितलकर, प्रेरणा मल्होत्रा। ये तीनों हैं इसके लेखक, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी टनल का नाम क्या रखा गया है। तो वो है अटल रोहतांग टनल। अब चलिए हम कल का प्रश्न देख लेते हैं और उसका उत्तर देख लेते हैं हम। कल का प्रश्न था हमारा, हाल ही में किस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह से बेचने का फैसला किया है। तो वो बैंक है यस बैंक, मतलब ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। अब चलिए हम 30 अगस्त का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, किस राज्य ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है। तो वो राज्य दिल्ली। दिल्ली द्वारा स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान की शुरुआत की गई है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं हम। तो दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल और कॉलेजों पर लगे ताले की वजह से घरों में सीमित रहने वाले छात्रों के लिए हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड यानी स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग फिटनेस अभियान शुरू किया है। अब स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान के बारे में जानते हैं। तो स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान के तहत एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जाएगा जहां प्रत्येक बुधवार को एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। ये वीडियो कैसे शरीर को स्वस्थ रखा जाए और दिमाग को स्वस्थ रखा जाए इससे रिलेटेड होगा और ये वीडियो प्रत्येक बुधवार को एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा। अब चलिए दिल्ली से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट है हमारा, दिल्ली में गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी दिल्ली राज्य द्वारा लॉन्च की गई है। साथ ही देश का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में बनाया गया है। नेक्स्ट है, पौधे लगाओ
पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत दिल्ली राज्य द्वारा की गई है। साथ ही राज्य ने ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया है। साथ ही राज्य ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है। साथ ही भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। अब और क्या करंट अफेयर हैं तो वो देख लेते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने छतरपुर में 10,000 बिस्तर वाले सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया है। साथ ही राज्य ने रोजगार बाजार पोर्टल नामक वेबसाइट लॉन्च की है। नेक्स्ट, कौन सा देश ब्रिक्स गेम 2021 की मेजबानी करने की योजना बना रहा है तो वो देश है भारत। भारत देश ब्रिक्स गेम्स 2021 की मेजबानी करने की योजना बना रहा है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो भारत ब्रिक्स गेम 2021 की मेजबानी करने की योजना बना रहा है, जिसे अगले साल होने वाले खेलो इंडिया गेम्स के साथ आयोजित किया जाएगा। तो याद रखिए जो ब्रिक्स गेम 2021 हैं वो खेलो इंडिया गेम्स के साथ ही आयोजित किए जाएंगे। साथ ही खेल मंत्री किरण रिजिजू ने यह घोषणा की है कि ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अब ब्रिक्स देश कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। तो इसमें हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। साथ ही 2021 में जो ब्रिक्स समूह हैं उसकी अध्यक्षता भारत करेगा। अब देख लेते हैं और क्या डिटेल है इससे जुड़ी हुई। तो ब्रिक्स गेम 2021 एक ही समय और स्थानों पर खेलो इंडिया गेम्स 2021 के साथ आयोजित किए जाएंगे। देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले खिलाड़ी जो खेलो इंडिया गेम्स के लिए इकट्ठे होंगे उन्हें ब्रिक्स गेम को करीब से देखने का मौका मिल सकेगा, इसलिए ये दोनों गेम एक साथ आयोजित किए जाएंगे। तो याद रखिएगा खेलो इंडिया गेम और ब्रिक्स गेम 2021 एक साथ आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य ने संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश द्वारा संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य को संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने और मूल निवासियों के अधिकार की रक्षा के लिए अनुच्छेद 371 में संशोधन का आग्रह किया है। संविधान की 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रदान की गई है। साथ ही भूटान, चीन, म्यांमार सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश को 5वीं अनुसूची प्रदान की गई है, जो प्रशासन अनुसूचित क्षेत्रों पर नियंत्रण प्रदान करता है। और क्या है डिटेल तो वो देख लेते हैं हम। तो अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ करंट अफेयर है हमारा कि अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजांगदी थोंगडोक को उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री चिलुपू के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा द तंगाम्स एंड इट्स लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। साथ ही जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है वो है ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं BD मिश्रा। साथ ही एक करंट अफेयर और है अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ, तो वो देख लेते हैं हम। तो अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गांव चुल्लू में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला गया है। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश के जो आदिवासी गांव हैं चुल्लू, वहाँ पर रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट, किस मंत्री द्वारा चुनौती एक अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है रविशंकर प्रसाद जी द्वारा। रविशंकर प्रसाद जी द्वारा चुनौती एक अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की गई है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं वो जान लेते हैं। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने भारत के Tier 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के लिए स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए चुनौती
नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में काम कर रहे लगभग 300 स्टार्टअप्स की पहचान करना है। तो ये क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि जो चिन्हित क्षेत्र में काम कर रहे हैं लगभग 300 स्टार्टअप, उनकी पहचान करना है। नेक्स्ट, विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसे 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने संबोधित किया। भारत सरकार उर्दू लेखकों और साहित्यकारों को साहित्य और रचनात्मक सेवाओं के लिए उर्दू लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए उर्दू के महान व्यक्तियों के नाम पर पुरस्कार और सम्मान प्रदान करेगी। साथ ही राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के निदेशक हैं डॉक्टर अकील अहमद। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के निदेशक हैं डॉक्टर अकील अहमद। नेक्स्ट, हाल ही में किसको राष्ट्र शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो वो हैं सुधा पैनुली। सुधा पैनुली को राष्ट्र शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें राइट है। अब डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो सुधा पैनुली को राष्ट्र शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। उन्हें राष्ट्र शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए 47 उत्कृष्ट शिक्षकों की सूची में शामिल किया गया था। इन शिक्षकों का चयन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा गठित राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र निर्णायक मंडल ने किया है। साथ ही एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की पहली नेशनल अवार्ड टीचर पुरस्कार विजेता भी कौन है? तो वो हैं सुधा पैनुली। तो याद रखिएगा, ये पहली हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन सा? नेशनल अवार्ड टीचर पुरस्कार सुधा पैनुली को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, किस मंत्री ने राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है? तो वो मंत्री हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल द्वारा राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की गई है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है। इस प्रणाली को राज्य के उद्योग मंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों एवं केंद्रीय तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित वर्चुअल मीटिंग के दौरान लॉन्च किया गया है। इस प्रणाली को भूमि की पहचान एवं खरीद का एक प्रभावी पारदर्शी तंत्र बनाने के लिए लॉन्च किया गया है, जिसे बाद में और भी सुधार किए जाएंगे। नेक्स्ट, किस राज्य ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? तो वो राज्य है केरल। केरल द्वारा एक समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की गई है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने केरल में तिरुवनंतपुरम जिले में बिझिनजाम गांव में प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की है। अन्य समुद्री एम्बुलेंस जिन्हें तैनात किया जाना है वे हैं प्रत्याशा और करुण्या। तैनात की जाने वाली एम्बुलेंस इस प्रकार हैं: एर्नाकुलम में प्रतीक्षा एम्बुलेंस स्थापित की जाएगी, साथ ही कोझिकोड में करुण्या एम्बुलेंस स्थापित की जाएगी। साथ ही अन्य करंट अफेयर केरल से जुड़ा हुआ ये है कि नमक बसई कार्यक्रम को समग्र शिक्षा केरल द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, नमक बसई कार्यक्रम शुरू किया गया है केरल सरकार द्वारा, जो समग्र शिक्षा केरल द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अब चलिए हम मुख्यमंत्री देख लेते हैं, राज्यपाल देख लेते हैं केरल के। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। ये है देखिए मैप में केरल। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भारत में
सोलर एनर्जी उत्पादन में अग्रणी बन गया है? तो वो राज्य है राजस्थान। राजस्थान राज्य भारत में सोलर एनर्जी उत्पादन में अग्रणी बन गया है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो देश में सोलर एनर्जी उत्पादन में राजस्थान का भड़ला अग्रणी स्थान बन गया है। देश के सबसे अधिक सोलर प्लांट्स राजस्थान में लगाए गए हैं। साथ ही यह बिजली का 2245 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। तो यहाँ पर बिजली का 2245 मेगावाट उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं राजस्थान से जुड़े हुए। तो जयपुर की ओर से तैयार किए गए देववाणी मोबाइल ऐप का ई लोकार्पण किया गया है। साथ ही राज्य ने डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सप्ताह भर का अभियान प्योर फॉर श्योर शुरू किया है। साथ ही जयपुर में जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियमों में से एक स्टेडियम बनेगा, जहां पर 75,000 दर्शक एक साथ बैठ सकेंगे। साथ ही राज्य में एक विश्व स्तरीय अभिलेख संग्रहालय खोला गया है। तो ये सब करंट अफेयर राजस्थान से जुड़े हुए थे। साथ ही आप याद रखिएगा कि राजस्थान का जो भड़ला है वो अग्रणी स्थान बन गया है सोलर एनर्जी उत्पादन में, और यहाँ पर जो सोलर एनर्जी जी के द्वारा बिजली उत्पादन किया जा रहा है वो है 2245 मेगावाट। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं मुख्यमंत्री। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। और मैप में देखिए ये है राजस्थान। किस राज्य द्वारा NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश द्वारा। उत्तर प्रदेश द्वारा NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं वो जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल की मदद प्रवासी भारतीयों और NRI अपने मुद्दों को स्थानीय प्रशासन तथा राज्य सरकार के सहयोग से हल कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब उन्हें अपने परिवारों, घर के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के मुद्दे से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में मदद करने के लिए कोई मंच नहीं मिल पाता है। तो ये क्या रहेगा कि जो प्रवासी भारतीय और NRI हैं वो अपने मुद्दों को क्या कर सकते हैं, स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार के सहयोग से हल कर पाएंगे जो भी उनके मुद्दे होंगे, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट है हमारा प्राचीन पवित्र नगर जो वाराणसी है उसे स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 में गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है राज्य में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। साथ ही देश में कोविड टेस्ट कराने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर लखनऊ हरदोई की एक सड़क का नाम टंडन मार्ग और एक क्रॉसिंग चौराहे का नाम लालजी टंडन चौराहा रखा गया है। राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार क्षेत्र योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट है कौन T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं? तो वो पहले गेंदबाज हैं हमारे ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो जो हैं वो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। साथ ही दूसरे और तीसरे नंबर के गेंदबाज कौन बने हैं वो भी देख लेते हैं हम। तो वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर ड्वेन जॉन ब्रावो T20 मैच में 500 विकेट झटकने वाले क्रिकेट के पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने कैरिबियन प्रीमियर लीग 2020 के एक मैच में अपनी टीम
ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और सेंट लूसिया जॉक्स के बीच हुए मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की है। ब्रावो ने रहकेम कार्नवाल का विकेट लेकर अपना 500वां विकेट लिया। ड्वेन ब्रावो ने क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप के 459वें मैच में उपलब्धि हासिल की है। साथ ही जो श्रीलंका के लसिथ मलिंगा हैं वो T20 क्रिकेट में 339 मैच में 389 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं। साथ ही जो सुनील नरेन हैं वो 383 इन्होंने विकेट लिए हैं और इमरान ताहिर ने 374 और सोहेल तनवीर ने जो लिए हैं वो 356 विकेट लिए हैं। तो याद रखिएगा, इसमें आपको याद रखना है T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं ड्वेन ब्रावो, और जो लसिथ मलिंगा हैं वो T20 क्रिकेट में 339 मैचों में 389 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर हैं। चलिए हम आज का प्रश्न देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। तो हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फ़्लाइट कमांडर कौन बनी है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है कि पहली जो इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फ़्लाइट कमांडर कौन है, ये आपको बताना है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।